डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का कुछ टॉपिक जो है वो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक जो है इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, लेकिन सेकंड ईयर के बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका आगे में एग्ज़ाम है। जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1-2 मंथ के अंदर ही, तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे चैप्टर जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर के, जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन लगभग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का ये टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स, जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इन सारे के अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667493708 पे। ये उन स्टूडेंट के लिए है ये नोट्स जो स्टूडेंट साल भर में या फिर अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो लास्ट टाइम में इन नोट्स के माध्यम से पढ़ लें। नहीं तो इसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी पूरे ईयर में करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेटर है, उसी को कीजिए। नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, आप सोच को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, पूरा साल अच्छे से पढ़ें। लेकिन हाँ, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो देख रहे हैं आप, एक पहला टेलीग्राम का है और दूसरा व्हाट्सएप चैनल का है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, और जितने बीएड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, उन सारे यूनिवर्सिटी के आपका सिलेबस या फिर नोट्स जो है, सब्जेक्ट जो है, पीडीएफ जो है, वो सारे नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वो हैंड रिटन्स नहीं होंगे, लेकिन वो सारे अच्छे से पीडीएफ होंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो है ये व्हाट्सएप चैनल, इसको आप ज्वाइन करते हैं तो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ वीडियो जो ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी सब्जेक्टों का। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ये कुछ टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है नॉलेज एंड करिकुलम का है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले गांधी जी और टैगोर जी के शिक्षा क्षेत्र में योगदान के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में अवश्य जाकर देख लें। और साथ में आपको मैं कहना चाहूँगा कि कुछ और भी टॉपिक है, उनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में एक प्रश्न तो अवश्य ही आते हैं। और अच्छे से ये चार शिक्षाविद के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है, टैगोर जी, गांधी जी और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, एक फ्रोबेल महोदय जी के बारे में। ये 4 शिक्षाविद के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो 4 में से किसी एक के बारे में तो आपको अवश्य प्रश्न मिलेंगे और आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। सिर्फ एग्जाम हॉल के लिए भी नहीं पढ़ना है आपको आप आगे चल के बच्चे के पथ प्रदर्शक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसलिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आएंगे तभी पढ़िए। अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं और ये बताते हैं किस तरह बच्चे का विकास होता है, बच्चे को किस प्रकार सीखते हैं, तो बच्चे का जीवन बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए भी आप पढ़ें, एग्ज़ाम हॉल में तो अवश्य आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनके इंट्रोडक्शन, इनके परिचय के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो 11 मई 1895 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनकी माता जिद्दू
संजीवमा मृदुभाषी, धर्मपरायण और कृष्ण भक्त थे। इनके पिता जिद्दू नारायण एक अवकाश प्राप्त सिविल सर्वेंट के साथ साथ पुराने थियोसोफिस्ट भी थे। जब इनकी माता का देहांत हुआ जब इनकी माता का देहांत हुआ तब इनकी आयु जो थी वो मात्र 10 वर्ष थी। इस जगह रिपीटेशन हो गया तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी आयु जो थी मात्र 10 वर्ष थी। श्रीमती एनी बेसेंट के आमंत्रण पर इनके पिता अपने पुत्र सहित 1908 में मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर थियोसोफिकल सोसाइटी के परिसर में रहने लगे। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो परिसर था वो अड्यार नामक, मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर स्थित था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए आप इससे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1920 में इन्होंने परिसर में जाकर फ्रेंच भाषा में कुशलता प्राप्त की। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। 1920 में श्रीमती एनी बेसेंट ने उसको अड्यार वापस ले गई। 1922 में जिद्दू कृष्णमूर्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उन्हें उस करुणा की अनुभूति हुई जिससे सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। इससे ये मानव कल्याण के लिए आतुर हो गए, मनुष्यों के दुखों से दूर करने का मार्ग दिखाने लगे। 17 फरवरी 1986 देश आज़ाद होने की बाद की बात हो रही है। 1986 को लगभग 91 की वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया स्थित ओहाई के पाइन कॉटेज में निद्रा अवस्था में ही इनकी देहावसान हो गया। मतलब ये सोए हुए थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की क्या प्रमुख रचनाएं थी। कृष्णमूर्ति की रचनाओं में अनेक विचार का प्रस्फुटन किया गया। इनके मूल ग्रंथ और व्याख्या अंग्रेजी भाषा में है, जिनमें से अनेकों के अनुवाद और अनेकों भाषाओं में किए जा चुके हैं। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल और मलयालम आदि भाषाओं में इनके ग्रंथ अनुवाद उपलब्ध है। ठीक है, इन सारे भाषाओं में किस किस भाषा में? मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी भाषाओं में इनके ग्रंथों का अनुवाद आज वर्तमान समय में उपलब्ध है। तो इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है ज्ञान की मुक्ति, दूसरा है ध्यान, थर्ड हिंसा से परे, शिक्षा संवाद, फिफ्थ में स्कूलों के नाम पत्र, सिक्स में है संस्कृति का प्रश्न, सेवंथ में है प्रथम और अंतिम मुक्ति और 8 में है शिक्षा एवं जीवन का क्या तात्पर्य है। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं और इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके एजुकेशन थॉट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका एजुकेशनल थॉट है जीवन चिंतन। जिद्दू कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों का उत्पाद उनकी शैक्षणिक चिंतन है। उन्होंने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन अपने अनुभवों के आधार पर किया। उनका विश्वास था कि यदि उन विचारों के अनुरूप बच्चों को शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से एक नवीन संस्कृति तथा नवीन विश्व का निर्माण हो सकता है। इनको शिक्षा संबंधी विचार मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये इनका दार्शनिक विचार किस तरह से था, इसका शैक्षणिक चिंतन किस तरह का था। ठीक है, इनके अनुभव को अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, शिक्षा चिंतन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा का अर्थ जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है। वह शिक्षा द्वारा ही इसे अनुचित मार्ग से सद मार्ग पर लाया जा सकता है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। अंतः मन को ज्ञान का ही शिक्षा है। अंतः मन का विकास अगर हो गया वह ही ज्ञान शिक्षा कहलाता है। ठीक है, शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है उनको देखते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्ति आवश्यक है। तो मतलब कुछ फैक्ट दिया गया है, अगर उसकी प्राप्ति आपको हो जाती है तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति आप कर पाएंगे। पहला जो है वो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि व्यक्ति समाज का एक अंग होता है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। व्यक्ति को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की आवश्यकताओं अवश्य पड़ती है। वह अपनी आवश्यकताओं को इसी समाज में रहकर पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में समाज को प्रत्येक व्यक्ति से सेवा प्राप्त करने का अधिकार है तथा समाज का ऋण चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का
कर्तव्य है। मतलब आप जब समाज में रहते हैं तो समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर कल आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समाज में आपका योगदान अवश्य होना चाहिए समाज निर्माण में। अगर जैसे आप टीचर बन गए, ठीक है, आप टीचर बन गए, आप एजुकेटेड हो गए, बच्चे को पढ़ाने लगे, तो आपसे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, या आपसे मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षक हैं बन जाते हैं तो अवश्य ही जाके मोहल्ला में, गांव में, अपने समाज में कुछ बच्चों को आप पढ़ाइए, समझाइए, सिखाइए, ताकि आपका जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य से परिपूर्ण आप हो सके। मुझे भी लगा कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाएँ, तो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मुझे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मैंने गलती किया था उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पढ़ाई के लिए अगर जब तक आप पढ़ते नहीं हैं उस यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करना थोड़ा सा कठिन है। तो आपको जो प्रॉब्लम मैंने झेली, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप झेलो, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये सारे कंटेंट तैयार किया हूँ और इस तरह से तैयार किया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, साथ में किस तरह से लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा और अच्छे से आप पास आउट होंगे। लिखित गारंटी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, एकदम फैक्ट वाइज घरेलू लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको कम नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। सामाजिक विकास मैंने देख लिया, तो चरित्र निर्माण देखते हैं। सभी शिक्षाविदों की तरह जिद्दू कृष्णमूर्ति भी यह मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र निर्माण का करना है। बालक का क्या है? चरित्र निर्माण करना है। शारीरिक एवं मानसिक विकास। कृष्णमूर्ति के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास नहीं होगा। इसलिए बालक का शारीरिक विकास जो है करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि शारीरिक, बच्चों का शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है, ताकि वह तभी अंदर से खुश रहेंगे और वो मन से भी स्वस्थ होंगे। आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार आध्यात्मिक विकास से इनका अर्थ आध्यात्मिक चेतना के विकास से है, आत्मज्ञान के विकास से है और नैतिक मूल्य के विकास से है, ठीक है। नैतिक मूल्य बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को मैं पहले की वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ, थोड़ा सा इसीलिए स्किप करके आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि हर फैक्ट को मैं बार बार अगर डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो की लेंथ आगे हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं संवेदनशीलता का विकास। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार बालकों में प्रवृत्ति और मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही सच्ची संवेदनशीलता है। आपको मानव से प्रेम हो, किसी जीव से प्रेम हो, ये भी संवेदनशीलता का विकास होना मनुष्य में जरूरी है। जिस व्यक्ति में ये संवेदनशीलता के अभाव होती, कमी होती है, तो उसको देखिए खुलेआम किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संवेदनशीलता का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, क्रोध, द्वेष और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को संवेदनशील भी बनाना है। इसीलिए शिक्षा देना जरूरी है। अगर शिक्षा आप ग्रहण कर पाते हैं तो अच्छे बुरों में अंतर कर पाएंगे, क्या गलत है क्या सही है उसमें अंतर देख पाएंगे, जिससे आप खराब काम करने से बचेंगे। इसलिए भी शिक्षा जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टि का विकास। जिद्दू कृष्णमूर्ति के समय विज्ञान और तकनीकी का विकास बहुत व्यापक रूप से हो रहा था। विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे थे और सभी देशों द्वारा विज्ञान और तकनीकी पर बल दिया जा रहा था। वैज्ञानिक बुद्धि से इनका तात्पर्य तथ्यों के वास्तविक स्वरूप से जानने से था, ठीक है। वो चाहते थे बच्चे का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक होना चाहिए। वैज्ञानिक वृद्धि का विकास भी बच्चों में होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव के विकास कर सके। ऐसा नहीं कि रट्टू नहीं होना चाहिए। मानव का विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। उन्हें भौतिक ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा हेतु, विज्ञान एवं तकनीकी जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और सौंदर्य बोध और सृजनात्मक के विकास के लिए कला, संगीत व कविता को पाठ्यक्रम में स्थान देने का बल दिया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का कहना है कि कला, संगीत और कविता पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जिससे बच्चे का
संपूर्ण विकास हो सके। देखिए सारे जितने भी शिक्षाविद हैं सभी का कहना लगभग एक ही प्रकार है, सभी के शिक्षाविद में लगभग समानता एक ही प्रकार। मैं इसी तरह से ही नोट्स बनाया हूँ। अगर आप एक शिक्षाविद के चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो किसी अन्य शिक्षाविद का नाम लेके आप अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी में समानता ही है। और बच्चे का विकास उसी तरह से हो सकता है तो अलग अलग कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, सामाजिक विकास में बच्चों के समाज के बीच रहेंगे, उनसे परस्पर बातचीत करेंगे, उनका विकास होगा। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए, क्रिया करके होना चाहिए, नाटक मंचन के द्वारा होना चाहिए, खेल कूद के माध्यम से होना चाहिए, प्रैक्टिकल के माध्यम से होना। ये चीज़ आप कहीं भी लिखिएगा तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर शिक्षाविद का ऐसा ही कहना है सर। ठीक है, तो आप एक शिक्षाविद के बारे में अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो सभी शिक्षा विधि के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। थोड़ा सा एक बार अगर इस वीडियो को देख भी लेते हैं तो आप डिस्क्राइब कर लेंगे। तो चलिए आगे का देखेंगे, इसके टीचिंग शिक्षण विधियों किस प्रकार दिया गया है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने समय में सभी प्रचलित शिक्षण विधियों को दोषपूर्ण समझते थे। लो, जो शिक्षण विधियों उस समय था तो उस समय वो दोषपूर्ण समझते थे। वे शिक्षण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर क्रिया पर देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिया करके बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। उनके अनुसार करके सीखना और स्वयं के अनुभव से सीखने की विधि उत्तम है। वे प्राकृतिक पर्यावरण को शिक्षा का केंद्र बनाने और समस्त ज्ञान व क्रियाओं के उनके माध्यम से विकसित करने का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि प्रचलित शिक्षण विधियों में अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। जो उस समय का था, अध्यापक व्याख्यान देकर चला जाता और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते। ना, आप जब टीचर बनेंगे तो इस तरह से नहीं कि आए अपना सिलेबस पढ़े पढ़ा के निकल गए। नहीं, बच्चे के साथ इंटेलेक्चुअल करें, बात करें, संवाद करें, प्रश्न पूछें, जवाब लें। इस तरह से अगर निष्क्रिय न होकर सक्रिय के रूप में अगर भाग पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छे से ज़्यादा सीख पाएंगे। इस पर जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि इस प्रकार का जो शिक्षा है, जो कि निष्क्रिय रूप में बच्चे बैठे रहते हैं, ये दोषपूर्ण शिक्षण विधि के स्थान पर वह ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहते थे जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की खाई को कम कर सके। उनके अनुसार शिक्षण विधियों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। उन विशेषताओं को अगर पॉइंट वाइज देखना हो तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। पहला जो है वह सीखने की प्रक्रिया में सहसंबंध स्थापित किया जाए, शिक्षण में ध्यान पर बल दिया जाए, बालक के अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाए, बालक की प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया जाए, बालक की मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन किया जाए। बालक क्या सीख सकता है, ये नहीं कि बच्चे 6th क्लास में 10th क्लास का सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ना। बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो उसके शिक्षण विधि किस प्रकार होना उस प्रकार आप चयन कीजिए। बच्चे को प्रकृति से संबंध स्थापित करवाइए, प्रकृति में बैठ के पढ़वाइए, पैरों के नीचे पढ़ाइए, स्वच्छ हवा स्वच्छ वातावरण में रह के अगर पढ़ता है तो बच्चे अच्छे से सीख और समझ पाते। तो इस तरह का चीज़ जिद्दू कृष्णमूर्ति भी चाहते थे और पहले के जितने भी टैगोर और गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें भी वो लोग भी यही चाहते हैं। तो लगभग सभी का समान है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक शिक्षाविद के बारे में अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग सभी में आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे इनके कुछ शिक्षण विधि हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं और इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं तो काफ़ी। पहला देखते हैं अध्ययन विधि। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि अध्ययन जो होना चाहिए वो बच्चे सेल्फ स्टडी करके करें, पढ़ के करे, बुक को पढ़े और समझे। किसी प्रकार की समस्या हो तो टीचर से उनका समाधान जरूर ले। व्याख्यान विधि, किसी भी चीज़ को अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसकी व्याख्या, उनका एग्जाम्पल इतना सटीक हो कि बच्चे अच्छे से समझ पाए। अवलोकन करे, उस चीज़ों को देखे, समझे, उसमें उस चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। अवलोकन करे, अध्ययन करे, इस तरह का चीज़ आवश्यक है। ठीक है, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी के बारे में भी कहा गया, दृष्टांत विधि के बारे में कहा गया है। श्रवण मनन मतलब सुन करके अगर किसी फैक्ट को अगर आप सुनते हैं तो उस पर मनन कीजिए, उससे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोग विधि, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, प्रयोग करके दिखाइए बच्चे को, उससे भी बच्चे सीखेंगे। इन 5-7 फैक्ट हैं जो शिक्षण विधि है जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार दिया गया है। अगर आप इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं, अपने लैंग्वेज में कीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि किताबी लैंग्वेज होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज की जो लेक्चर है यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। सेकंड लेक्चर हम लोग फ्रोबेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी आगे का वीडियो आप
प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। धन्यवाद।